जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, जैसा कि यहाँ पे प्रश्न दिया है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसका हम लोग पहले भी कर चुके हैं ये प्रश्न, और इसे आज फिर से रिवीजन में लिया है। तो यहाँ पे आप बताएंगे ऑप्शन ए 8 राज्य हो जाएंगे आपके। वो कौन कौन से होते हैं तो वो भी आप नोट कर लेना। देखो, एक तो आपका गुजरात होता है, और दूसरा आपका राजस्थान भी होता है, और तीसरा आपका कौन सा हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। तो एमपी लिख देता हूँ मैं, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, और झारखंड आपका हो जाएगा झारखंड। और झारखंड के बाद आपका छत्तीसगढ़ आ जाता है, छत्तीसगढ़ को भी आप ध्यान रखेंगे। और छत्तीसगढ़ के बाद आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। तो ये भी देखो याद रखना, पश्चिम बंगाल। उसके बाद मिजोरम हो जाएगा आपका, और मिजोरम के बाद आपका त्रिपुरा हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा। तो ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे त्रिपुरा हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे आपके 8 राज्य हो गए, और यही 8 राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो इस प्रश्न का जवाब आपने अगर 8 किया है तो बिल्कुल सही है। और देखो, यहाँ पे आप चलते हैं प्रश्न पे। यहाँ दिया गया है कि हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं। हीटर के अंदर जो यूं वायरिंग पड़ी होती है ना, तार जो होता है वो किसका बना होता है। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो नाइक्रोम हो जाएगा। नाइक्रोम ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ये आप याद रखेंगे। और देखो, टंगस्टन जो होता है, टंगस्टन, तो जो बल्ब में फिलामेंट होता है ना, बल्ब के अंदर देखा होगा ऐसे लगा होता है जो जलता है, ये फिलामेंट, तो ये किसका होता है, टंगस्टन का होता है। तो ये आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे आपके प्रश्न का जवाब तो नाइक्रोम हो जाएगा। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न पे। देखो, यहाँ पे दिया गया है किस स्थान पर सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थित है। किस स्थान पर सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थित है। आज आपको करंट के क्वेश्चन और जैसे आपको रोज क्लास मिलती है उसी टाइप से मिलेंगे, बस वो प्रश्न मिलेंगे जो मंडे से अभी तक हम लोगों ने करे हैं। अब यहाँ पे आपको बताना है कि सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थित है, तो ये कहाँ पर है, लोथल में। लोथल कहाँ पड़ता है बताइएगा, क्या गुजरात में पड़ता है? आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और आज कोई भी डिटेल नहीं करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन और आंसर। देखो, यहाँ पे दिया गया है किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता। कहते हैं ना कि ना थके हैं पैर मेरे और ना ही हिम्मत हारी है। मैंने देखे हैं कई दौर, और आज भी सफ़र जारी है। तो लगे रहिएगा। और यहाँ पे आपको प्रश्न का जवाब करना है, जो कि आपका के हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। और चलते हैं दोस्त अपने, विटामिन के जो है उसकी कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। देखो, यहाँ पे दिया गया है दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है। तो याद रखना, इस प्रश्न का सिर्फ एक ही जवाब है, विटामिन सी। सिर्फ विटामिन सी नहीं होता है, बाद बाकी आपको कैल्शियम से लेके फैट सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन दूध के अंदर विटामिन सी नहीं होता है। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न पे और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो, यहाँ पे आज बता दूं, आपको 50 से प्लस क्वेश्चन है। यहाँ पे 50 से प्लस क्वेश्चन है। आप डेली आपको 50 मिलते हैं, लेकिन आज आपको 50 से ज़्यादा क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि राम मंदिर का फैसला कब हुआ था। राम मंदिर का फैसला कब हुआ था। देखो, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आपने देखा है कि जो मंदिर की स्थापना हुई है मूर्ति की, तो हो सकता है कि आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। और जो एसआई की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है कि 9 नवंबर 2019 कब आया था फैसला। 9 नवंबर 2019 को फैसला आया था। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। तो क्या यहाँ पे बोला गया है, भारत में सबसे पहले जनता कर्फ्यू कब लगा था। भारत में सबसे पहले जनता कर्फ्यू जो है वो कब लगा था। तो ये कोविड के टाइम पे लगा था। सभी को पता है कि मोदी जी ने आके बताया कि जो भी मतलब आज रात 12 बजे से कर्फ्यू लगने वाला है। तो वो जो जनता कर्फ्यू था वो कब उन्होंने घोषणा की थी, यहाँ पे आपको ये बताना है। तो यहाँ पे तुरंत आप जवाब करेंगे इसका कि भैया 22 मार्च 2020। 22 मार्च 2020 यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। तो आप याद रखेंगे ऑप्शन बी। इसको देखो, नोट करते हुए चलना है। और मुझे उम्मीद है कि आज अगर मैं आपको 60 क्वेश्चन कराऊंगा तो 50 का आप मुझे सही जवाब देंगे। अगर मैं आपको 60 क्वेश्चन कराऊंगा तो आप मुझे 50 का क्वेश्चनों के जवाब बिल्कुल सही बताएंगे, क्योंकि ये सब पढ़ चुके हैं। रजत क्रांति का संबंध है भैया, इतने इजी क्वेश्चन है नहीं भाई, आप बने रहिएगा, आपको हर तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे। तो रजत क्रांति का जो संबंध है वो अंडा उत्पादन से, और श्वेत क्रांति का आपका दूध से हो जाएगा। फ्लड ऑपरेशन जो चला था वो भी दूध से संबंधित था, ऐसे मैं आपको रोज बताता हूँ। और यहाँ पे दिया गया है भारत पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। भारत पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका देखो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे
आप क्या बताएंगे? 25 जनवरी, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो यहाँ से ऑप्शन सी जो है वो आपका हो जाएगा सही जवाब। और चलते हैं दोस्त अपने फिर अगले प्रश्न पे और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे बोला गया है, भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित हुआ था? कहाँ पर लगा था पहला तेल शोधन संयंत्र भारत का? तो इसका आप सही जवाब क्या करेंगे? तो यहाँ पे आपका ये देखो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये डिगबोई, और डिगबोई कहाँ पड़ता है दोस्त? तो डिगबोई जो है आपका असम में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? असम में पड़ता है। तो ये भी देखो याद रखना दोस्त। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। सॉरी, देखो यहाँ पे दिया गया है, मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? मनुस्मृति, देखो ये स्मृति जो है, ये मैं आपको बताऊं सबसे पुरानी स्मृति है। सबसे पुरानी स्मृति जो है मनुस्मृति है, ये भी आप याद रखेंगे। और इसका जो अंग्रेजी में अनुवाद है वो किसने करा था? आपसे पेपर के अंदर पूछा जाएगा तो आप बता देंगे, जॉर्ज बुलट ने करा था। किसने करा था? जॉर्ज बुलट ने। और ये देखो ये आपके आरपीएफ में नहीं, आरआरबी में पूछा गया था ये प्रश्न। तो ये आप फिर भी देख लेना, क्योंकि रेलवे ना रिपीटेड क्वेश्चन, मतलब रिपीट करती है क्वेश्चनों को, तो हो सकता है कि आरपीएफ में ऐसा ही ये क्वेश्चन में पूछ लिया जाए। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना है 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। इसके जो पहले मुख्य सचिव थे वो कौन थे? त्रिवेदी थे। अब यहाँ पे आपको बताना है कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? इसका सही जवाब तो न्यूयॉर्क होगा आपका सही जवाब, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। और जिन्होंने ए लगाया उनका चालान कट चुका है दोस्त। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत छोड़ो का प्रस्ताव कांग्रेस ने कब पारित किया था? जब इस टाइप से आपको ऑप्शन मिलते हैं 1942, 1942, 1942, अगस्त। अब यहाँ पे आपको एग्जैक्ट अगर आपने पढ़ा होगा तो सही जवाब आप कर जाएंगे कि भैया 8 अगस्त होगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। कब होगा? 8 अगस्त। और ये कहाँ पर हुआ था? ये भी याद रखना, बम्बई में। कहाँ पर? बम्बई के अंदर, जिसे आप मुंबई बोलते हो, जिसे भारत की आर्थिक राजधानी बोलते हो, तो ये सपनों का शहर बोलते हो, वो मुंबई है। देखो यहाँ पे दिया है, घाघरा और सोन किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? घाघरा और सोन जो हैं ये किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? आपको यहाँ पे ये बताना है, बस छोटा सा क्वेश्चन है। अब इसका आप सही जवाब करेंगे भैया गंगा। गंगा सबसे लंबी नदी है भारत की, ये भी याद रखना। और इसकी जो लंबाई है वो भी याद रखना, 2525 किलोमीटर। 2525 किलोमीटर। आज सिर्फ और सिर्फ रिवीजन क्लास होने की वजह से सिर्फ क्वेश्चन पे वर्क करेंगे, और जो भी ऑप्शन है उन पे इतना ज़्यादा नहीं करेंगे। देखो यहाँ पे दिया गया है कि पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? पोंगल जो है वो किस राज्य का त्यौहार है? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा दोस्त तमिलनाडु, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। कहाँ का है? तमिलनाडु का। असम का आपको बिहू पता होगा, और केरल का आपको कथक पता होगा। तो कथकली, देखो सॉरी माफ़ी चाहते हैं, केरल का आपका है कथकली, और कथक जो है वो आपका उत्तर प्रदेश का है। तो ये भी याद रखना, कथक उत्तर प्रदेश, कथकली केरल। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जवाब आपको करना ही करना है। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो होगा 16 सितंबर। क्या होगा? 16 सितंबर। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाते हैं, 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाते हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे दोस्त। इस तरीके से आपसे जो दिवस हैं वो पूछे जाएंगे। और यहाँ पे देखो पूछ लिया गया है कि राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, ये तो मैंने अभी आपको करवाया ही है। और यहाँ पे देखो दिया गया है कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय वन अनुसंधान संस्थान पर, और आपको मैंने बताया था वनस्पतिक अनुसंधान संस्थान। अब यहाँ पे वन वाला पूछा गया है तो याद रखना देहरादून। देखो ये कैसे रट जाते हैं ना, हम लोग अगर कर चुके हैं तो आज हमें कितना ईजी लग रहे हैं ये क्वेश्चन, और जब हम नहीं करते हैं तो हमें ये हार्ड लगते हैं। अब यहाँ पे दिया गया है कि भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो मैं उम्मीद करता हूँ इसका भी जवाब आपने कर दिया होगा, हीरा लाल जी कानिया। हीरा लाल जी कानिया जो कि आपका सही जवाब हो जाएगा। तो अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और क्लास का अब लेवल आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। जैसा कि यहाँ पे दिया गया है कि आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना कब हुई थी? देखो सोच समझ के क्वेश्चन का जवाब करना मेरे भाई। और तब तक क्या करते हैं, हम लोग चाय पीते हैं एक एक। और देखो आज ना रिवीजन क्लास है, इसलिए मैं भी थोड़ा फ्रेश होके फ्रेश मूड में आपको सभी क्वेश्चनों का
आंसर करवा रहा हूँ। और यहाँ पे अगर आपने 1953 लगाया तो गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे आपका सही जवाब 1956 होगा। देखो, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य जो था वो 1953 में आंध्र प्रदेश बना था। लेकिन अगर इसकी स्थापना की बात करेंगे तो आप क्या बताएंगे? तो इसकी जो स्थापना है वो 1 नवंबर 1956 को हुई थी। कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को हुई थी। तो ये आपको याद रहेगा दोस्त, लिख लेना, इस तरीके से गलत जवाब नहीं करना है। तो यहाँ पे दिया गया है पंचायती राज के जनक कौन थे? पंचायती राज के जनक कौन थे? अब यहाँ पे आपको सरदार स्वर्ण सिंह और ये बलवंत राय मेहता दोनों ऑप्शन दिख रहे होंगे, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो यहाँ पे दोस्त कंफ्यूज होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि यहाँ पे जो आपके प्रश्न का जवाब है वो हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। क्या? ऑप्शन बी में दिया गया है। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया था? दिल्ली का जो पुराना किला था वो किसके द्वारा बनवाया गया था? तो जो दिल्ली का पुराना किला था दोस्त, वो शेर शाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या आपका सही जवाब हो जाएगा। और देखो, याद भी रखना, डेट भी याद सन भी याद रखना। मैंने आपको पहले भी बताया था 1540 से 1545 के बीच में ये बना था। और देखो, 1540 में आपका विलग्राम का युद्ध हुआ था, जिसे हम लोग कन्नौज का भी युद्ध बोलते हैं। क्या? कन्नौज या विलग्राम का युद्ध बोलते हो ना, तो ये 1540 में हुआ था, ये भी आप याद रखें। और देखो, अकबर ने क्या करा था? इसने आगरा में लाल किला बनवाया था। इसने आगरा में लाल किला बनवाया था। और देखो, शाहजहां ने क्या करा था? इसने दिल्ली में लाल किला बनवाया था। तो ये देखो, छोटी छोटी चीज़ और छोटे छोटे प्रश्न आप इस तरीके से याद रखेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है मानव रक्त में प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है? मानव रक्त में जो प्लाज्मा है वो कितने प्रतिशत होता है? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा 55%, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। और ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1907 में जो सूरत अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? पहले तो ये याद रखना कि 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था, 1907 में। अब इसकी अध्यक्षता की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे आप सही जवाब इसका क्या लगाएंगे? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका डॉक्टर रास बिहारी घोष जी, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो, यहाँ पे दिया गया है उत्तर प्रदेश के अयोध्या रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? देखो, ये आपका वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसे हम बोल सकते हैं वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, और इसे आप नोट कर लेना। ये जो नाम कर दिया गया है वो हो गया है अयोध्या धाम जंक्शन, जो कि ऑप्शन ए दिया गया है। आप लोग लाइक वाला बटन दबा दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को दोस्तों के साथ में शेयर भी कर देना। देखो, यहाँ पे दिया गया है अंडमान निकोबार के नील द्वीप का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो क्या कर दिया गया है नील द्वीप का नाम बदलकर? तो ये आप याद रखना। देखो, यहाँ पे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्त ये। तो यहाँ पे आपका सही जवाब शहीद द्वीप हो जाएगा। देखो, जो बदले हुए नाम हैं ये भी क्वेश्चन अपने रेडी करके जाना, अपने जीआई टैग जो हैं वो भी रेडी करके जाना, 2011 की जनगणना भी रेडी करके जाना। ये सब मैं आपको करवाऊंगा, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में जुड़ जाओ। देखो, यहाँ पे और याद रखना, हैवल द्वीप का जो नाम है वो स्वराज द्वीप कर दिया गया है। तो ये भी आप याद रखेंगे। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। आनंद मठ के लेखक कौन है? आनंद मठ के जो लेखक हैं वो कौन है? देखो, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये आपका इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? आनंद मठ के जो लेखक हैं वो हैं बंकिम चंद्र चटर्जी जी, जो कि यहाँ पे ऑप्शन ए में दिए गए हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सही जवाब। और देखो, हिंद स्वराज और माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ, ये याद रखना महात्मा गांधी जी से संबंधित हैं। और पोस्ट ऑफिस जो है वो किससे संबंधित है वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देखो, यहाँ पे दिया गया है भारतीय रेलवे का सर्वाधिक राजस्व किससे प्राप्त होता है? भारतीय रेलवे का सर्वाधिक राजस्व जो है, मतलब कहने का मतलब सबसे ज़्यादा कमाई जो है वो किससे होती है भारतीय रेलवे को? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा दोस्त आपका माल ढुलाई, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए यहाँ से आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। ध्वनि की तीव्रता का मापक क्या है? ध्वनि की तीव्रता का मापक क्या? तो यहाँ पे दिया गया है ध्वनि की तीव्रता का जो मापक है वो क्या है? तो यहाँ पे आपके प्रश्न का जो सही जवाब है आपने क्या किया है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और मेरा तो यहाँ पे डेसिबल है,
जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो आज हम दोनों अपने अपने क्वेश्चनों के जवाब करते जा रहे हैं। अपना अपना क्वेश्चन एक है, जवाब अपने अपने हैं। तो यहाँ पे दिया गया है, भारत सरकार के प्रोजेक्ट ईशान का संबंध किससे है। मैंने उस दिन आपको ये लगभग डिटेल में बताया था कि एक राष्ट्र और एक हवाई क्षेत्र बताया था ना। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही जवाब होना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो सही जवाब होना चाहिए। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न पे और देखते हैं हमारा अगला क्या है। दुबई में आयोजित अंडर 19 एशिया कप 2023 का जो खिताब है किसने जीता है। तो ये देखो 2023 के आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे और यहाँ पे तो अंडर 19 एशिया कप की बात हो रही है। तो ये पहले तो याद रखना दुबई में हुआ था। कहाँ हुआ था? दुबई में हुआ था। ये याद रहेगा ना, देखो नोट करोगे तभी याद रहेगा। तो ये पूछ भी लिए जाएंगे तो याद रखना ही दोस्त, ये बांग्लादेश ने जीता था। किसने जीता था? बांग्लादेश ने। इसका जो फाइनल है ना वो हुआ था 17 दिसंबर को। कब हुआ था? 17 दिसंबर 2023 को। तो आप समझ सकते हैं 2024 से स्टार्ट होने वाली है, ठीक है, यहाँ से तो ये प्रश्न पूछे जाएंगे और इनके सभी को आप अपने प्रश्नों को रेडी करके जाना है। तो यहाँ पे देखो दिया गया है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में किस विश्वविद्यालय ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो पैसे तो जो पहले थी वो तो आपकी जैन यूनिवर्सिटी थी, लेकिन इस बार किसने करा है? तो ये आप बताना कि पंजाब यूनिवर्सिटी, जो कि यहाँ पे ऑप्शन ए दिया गया है। तो ऑप्शन ए लगा देंगे जो कि हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न पे और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे दिया गया है OMR का पूर्ण रूप है। OMR का पूर्ण रूप है। OMR का जो पूर्ण रूप है ना वो क्या होता है? तो याद रखना ऑप्टिकल मार्क रिकग्नाइजेशन। तो यहाँ पे ऑप्शन जो ए है वो OMR, उमार से चिल्लाते रहते ना, OMR का मतलब होता है ऑप्टिकल मार्क रिकग्नाइजेशन। अब यहाँ पे देखो लाइट एमिटिंग डायोड, ये मैंने उस दिन आपको बताया था ना, LED लाइट जो आपकी होती है ना उसका फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड। अब देखो यहाँ पे ट्यूबरक्ल वैसिलिस लिखा हुआ है ना। तो ये याद रखना, ये किसका है? ये है आपका टीबी का। किसका है? टीबी का। तो ये टीबी का है, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। टीबी जो है इसे क्षय रोग भी बोलते हैं हिंदी में, और इसके लिए BCG का टीका भी लगता है, ये भी आप याद रखना। और देखो इंग्लिश ना यार थोड़ा मेरा कच्चा है, क्योंकि मैं यार प्राइमरी पाठशाला का पढ़ा हुआ यार स्टूडेंट हूँ सरकारी स्कूल का, तो इंग्लिश मुझे नहीं आती है ज़्यादा। और यहाँ पे देखो दिया गया है गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था। देखो इधर उधर से टूटी फूटी बोलो तो उसका कोई मतलब नहीं है यार, और मुझे उस भाषा को सीखने में बिल्कुल भी रुचि नहीं है जो भाषा हमारे देश से संबंधित नहीं है। देखो मैं आपसे वैसे भी कहता हूँ कि आई एम देसी फ्रॉम गाँव वाला, मुझे खेती करना पसंद है, मैं अपनी खेती कर लूँगा, लेकिन मैं झूठी दिखावटी ज़िंदगी नहीं जीता हूँ यार। और होना भी चाहिए, हमेशा अपनी सच्चाई में, अपने प्रेजेंट में जियो। और देखो यहाँ पे हम प्रेजेंट में अपने क्वेश्चन कर रहे हैं, तो अपने क्वेश्चनों पे चलते हैं कि गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था। तो गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति है वो सारनाथ में हुई थी, सभी को पता है। और यहाँ पे दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति पूछा गया है, तो आप यहाँ पे प्रश्न का जवाब क्या करेंगे? तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो सुभद्र हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ये आप याद रखेंगे। और जमाली से अगर कुछ याद आया हो तो बताओ, नहीं तो फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया है, एक मिनट यार, देखो फ़ोन ना दिक्कत दे रहा है। यहाँ पे दिया है भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो ये देखो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बन गया। पहले तो आपको पता होना चाहिए ये जैन धर्म के 24वें तीर्थकार थे, ये तो आपको पता ही होगा ना, आखिरी एवं 24वें। अब यहाँ पे आपको बताना है कि प्रथम शिष्य कौन था इनका, तो आप क्या बताएंगे? तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब है वो आपका जमाली हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। तो ऑप्शन बी लगा देंगे और चल देंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। ये देखो इंपॉर्टेंट हो गया। अब आप यहाँ पे बताइएगा, अगर आपको पता होगा तो आप तुरंत बताएंगे, और नहीं पता होगा तो फिर नहीं बता पाएंगे। तो यहाँ पे याद रखना सैंडल पीक, इसकी जो ऊंचाई है ना वो कितनी है, अगर वो पूछ देगा तो क्या बताओगे? तो यहाँ पे तुरंत बताना 730 मीटर है। कितनी है? 730 मीटर। तो ये याद रखना। और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न पे। और देखो मुझे एक मेरे भाई ने मैसेज किया था कि भैया मराठी में पढ़ाया करो, मराठी भाषा। भाई मुझे मराठी नहीं आती है, मुझे ओनली हिंदी आती है।
मैं संस्कृत भी बोल लेता हूँ और हिंदी भी बोल लेता हूँ, अदरवाइज मुझे दूसरी कोई भाषा नहीं आती है। और यहाँ पे देखो दिया गया है, हाल ही में सबसे बड़ा मंदिर महोत्सव त्रिशूरपुरम 2024 आयोजित हुआ था। देखो 2024 का क्वेश्चन है और ये सबसे बड़ा मंदिर महोत्सव है, तो यार पूछेगा, इजी सीधी सिंपल सी बात है। तो हम क्या बताएंगे, ये कहाँ, केरल में हुआ था, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है, तो ऑप्शन ए लगा देंगे और हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न पे और देखते हैं हमारा अगला क्या है। इडुक्की परियोजना किस नदी पर है? देखो ये सारे प्रश्न हम लोग कर चुके हैं, मैंने जो कर चुके हैं ना, नोट्स बना रहा हूँ मैं, वहीं से ये प्रश्न आज मैंने सारे नोट किए हैं, और वो भी जो मंडे से अभी तक करे हैं, सोमवार से अभी तक जिन प्रश्नों को हम लोग पढ़े हैं ना, ये सारे वही प्रश्न हैं। तो याद रखना पेरियार नदी, ऑप्शन सी लगा दोगे। और अगर पूछा जाएगा पेरियार नदी, ये इडुक्की जो परियोजना है ये केरल में है। कहाँ है? केरल में है। तो ये भी आप याद रखेंगे ना, भूल तो नहीं जाओगे। तो फिर चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? उस दिन मैंने आपको कैसे बताया था कि वो स्थान जहाँ कभी बर्फ़ ख़त्म ना होती हो, उसी को भाई क्या बोलोगे? सफ़ेद स्थान। तो यहाँ पे याद रखना वो स्थान है आपका इनमें से सियाचिन। कौन सा? सियाचिन। देखो भारत में औसतन वर्षा जो है वो मासिन राम में होती है, और मासिन राम कहाँ है ये भी पूछ लिया जाता है, तो याद रखना मेघालय में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? मेघालय में पड़ता है। तो ये भी आप याद रखेंगे और प्रश्न का जवाब आपका सियाचिन हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। और देखो दिया गया है, रंगून किस नदी के किनारे स्थित है? रंगून किस नदी के किनारे स्थित है? तो आप क्या बताएंगे? तो यहाँ पे आपका इरावदी हो जाएगा। इरावदी ये कहाँ पड़ता है? ये बर्मा या म्यांमार बोल सकते हो। कहाँ पड़ता है रंगून? बर्मा या म्यांमार बोल सकते हो। ब्रह्मपुत्र पे पूछा जाता है, जो कि आपका कौन सा है? देखो गुवाहाटी। कौन सा है? गुवाहाटी जो है ये ब्रह्मपुत्र के किनारे है, और मूसी पे आपका हैदराबाद है। तो ये भी देखो याद रखना दोस्त। और चलते हैं अपने फिर अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस देश में ब्रिक्स में शामिल ना होने की घोषणा की? किस देश ने ब्रिक्स में शामिल ना होने की घोषणा की है? तो भाई देखो ब्रिक्स में कितने देश हैं, मैंने आपको कल बताया भी था कि 5 देश हैं, ठीक है। 5 इसमें और प्लस हो गए, अब यहाँ पे हो गए हैं 10 देश। अब देखो ये पूछा जाएगा आपसे कि अभी हाल ही में ब्रिक्स में कितने देश शामिल हुए, तो 5 देश और शामिल हुए। अब ये टोटल देशों की संख्या 10 हो गई है, और इनमें से अर्जेंटीना ने ना शामिल होने की घोषणा की है। और ब्रिक्स में देखो आपका ब्रिक्स जो है ना, तो ब्रिक्स वी से हो जाएगा आपका ब्राज़ील हो जाएगा, आई हो जाएगा इंडिया हो जाएगा, आर हो जाएगा रूस हो जाएगा, BRI और C और आपका S यही तो है ना, ये आपका चीन हो जाएगा, और ये आपका साउथ अफ्रीका हो जाएगा। तो याद रखना आपका ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, याद रहेगा ना। अब 5 देश और शामिल हो गए, टोटल 10 हो गए। देखो यहाँ पे दिया गया है, वर्ष 2024 में यूनेस्को के 46वें सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा? देखो यहाँ पे 2024 यूनेस्को के 46वें सत्र की अध्यक्षता, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों है वो भी बताऊंगा, क्योंकि इसकी अध्यक्षता भारत करेगा। कौन करेगा? भारत करेगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन गया आपके लिए। आ गया ना समझ में? तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। ट्राइटेरियम किसका समस्थानिक है? ट्राइटेरियम किसका समस्थानिक है? तो भैया ये हाइड्रोजन का है। किसका है? हाइड्रोजन का है। और देखो मैं आपको और भी मैंने उस दिन सेलुलोस बताया था, सेलुलोस बताया था ना, किसका? ग्लूकोज का। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न पे। हाइड्रोजन परमाणु में हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करें। भाई 1 होती है, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। कितनी होती है? 1। और ये आपके RPF में पूछा हुआ प्रश्न है मेरे भाई। अगर आपने इसका जवाब कराया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं कराया तो ऐसे प्रश्नों को तैयार कर लो। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मानव की समान आँख की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? देखो इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। देखो मीटर मत लगा देना पेपर में, 25 सेंटीमीटर। देखो दूर दृष्टि दोष होता है जिसमें पास का नहीं दिखता है, और निकट दृष्टि दोष होता है जिसमें दूर का नहीं दिखता है। तो ये भी देखो अपोजिट होते ही, याद रखना। देखो यहाँ पे दिया गया है, पेरिस ओलंपिक में भारतीय टीम का नेतृत्व कौन करेगा? पेरिस ओलंपिक में भारतीय टीम का नेतृत्व कौन करेगा? इम्पोर्टेंट, बताओ है या नहीं है? ईमानदारी से बोलो, है ना? तो अब यहाँ पे आप इसका जवाब कर दीजिएगा ईमानदारी से। तो यहाँ पे आपका सही जवाब शरद कमल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन C में दिया गया है।
तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखो 40 क्वेश्चन हो गए, 1 मिनट के लिए और रुकूंगा और यही कहूँगा कि यार प्लीज़ यार आज तो सपोर्ट कर दो, एक बार लाइक वाला बटन दबा दो, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लो और देखो शेयर करना मुझे पता लग जाता है। और देखो आज मैंने आप लोगों की कमेंट ऐड नहीं कर पाए, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि आज थोड़ा मेरे यहाँ पे लाइट की प्रॉब्लम है, उस वजह से मुझे लग रहा है कि कम बैटरी में जल्दी से मैं काम कर लूँ, तो इसलिए मैंने ज़्यादा डाटा यूज नहीं करा और मैंने आज आप लोगों की कमेंट ऐड नहीं कर पाए, जो कि आपको नेक्स्ट क्लास में मिल जाएंगे। तो यहाँ पे दिया गया है स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर स्थित है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो यहाँ पे आपका सही जवाब होना चाहिए संयुक्त राज्य अमेरिका, क्योंकि ये ना न्यूयॉर्क में है दोस्त। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। देखो पेन नहीं है, फ़ोन भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं, ज़िंदगी को बस किस्तों पे चल रही है। यहाँ पे न्यूयॉर्क आपका सही जवाब होगा जो कि यहाँ पे ऑप्शन बी दे रखा है, संयुक्त राज्य अमेरिका लगा देंगे। और देखो यहाँ पे भारत मत लगा देना, स्टैचू ऑफ लिबर्टी नहीं, स्टैचू ऑफ यूनिटी है, जिसकी लंबाई कितनी है? 182 मीटर। कितनी है? 182 मीटर। कहाँ है ये? गुजरात में है। तो याद रहेगा ना दोस्त। और यहाँ पे देखो फ़ोन मुझे लग रहा है आज फिर से दिक्कत दे रहा है। तो यहाँ पे दिया गया है कि क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? क्या पता है आपको कि ये पत्तियों पर पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? पत्तियों पर। भाई पत्ती अपना जो भोजन बनाती है ना, तो याद रखना कहाँ पाया जाता है? पत्तियों पर पाया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आप याद रखेंगे और इस तरीके के प्रश्न आएंगे आप सही जवाब कर ले जाएंगे। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की? रक्त परिसंचरण की जो खोज है वो किसने करी थी? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? इसकी सही जवाब जो है वो आपका विलियम हार्वे हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया। फंक ने क्या करा था बताओ? विटामिन की खोज करी थी। और रोटंजन ने क्या करा था? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि देखो यार आज का रिवीजन क्लास है ना, और सब कायदे में तो हर प्रश्न का जवाब आपको करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको आइडिया कराता हुआ चल रहा हूँ कि आप अपना तुरंत आंसर की पकड़ो, चेक करते जाओ सही है या गलत। देखो यहाँ पे दिया राजस्व झील किस राज्य में है? राजस्व जो झील है वो किस राज्य में है? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है दोस्त वो हो जाएगा आपका राजस्थान। भाई कहाँ? राजस्थान। देखो यहाँ पे राज है ना, यहाँ भी राज है, तो ऐसे राज से राज याद रखना, क्या हो जाएगा? राजस्थान। राजस्थान में और भी झीलें हैं, पता है कौन कौन सी? पिछोला और सांभर, वो भी याद रखना। देखो एक तो पिछोला और एक सांभर, जो मुझे अभी प्रेजेंट में याद आ रही है। कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग जब पढ़ रहे होते हैं ना तब दिमाग में नहीं आता है, और बाद में याद आएगा अरे यार एक वो भी तो थी, एक वो भी तो थी। जैसे कि जम्मू कश्मीर में आपकी नाग, नागिन और शेष नांग, अनंत नांग, तो जितनी नांग है वो सब कहाँ हैं? जम्मू कश्मीर में। आपके जितने भी ताल हैं वो कहाँ हैं? सब उत्तराखंड में। तो इस तरीके से शॉर्ट कट भी ट्रिक से भी याद रखना है। देखो यहाँ पे दिया गया है हाल ही में इफ्को का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। देखो ये आपके करंट के क्वेश्चन है दोस्त, और इस तरीके के आपके अगर मैं कहता हूँ ये जीडी में नहीं, मतलब कि आपके कॉन्स्टेबल में नहीं पूछेगा तो एसआई में तो पूछ ही लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप एसआई की भी तैयारी कर रहे हैं ना, तो भी याद रखना आपका यहाँ पे सही जवाब जो है वो दिलीप भाई संघानी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया। तो ऑप्शन ए यहाँ से लगा देना है बिल्कुल सही जवाब। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। अब देखो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, बताओ। यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा? तो वो याद रखना 1992 से 1997, जो कि ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। देखो आज 51वां क्वेश्चन आ गया। अब आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि भैया आज हमें वाकई में उतने ही समय में 50 से ज़्यादा क्वेश्चन करवाएंगे। तो ये आपका रिवीजन है दोस्त। 11वीं सदी का दर्पण किसे कहा गया? यह आपके आरआरबी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब आप बताइएगा। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका किताब उल हिंद, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। और देखो मनुस्मृति सबसे पुरानी स्मृति है, महाभारत सबसे बड़ा काव्य है। तो ये देखो इस तरीके के भी पूछे जाएंगे, तो ये भी आपको याद रखने हैं। कोया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? कोया जनजाति जो है वो किस राज्य से संबंधित है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो यार मैं आपको रोज़ जनजातियाँ बताता हूँ और इसीलिए करवाता हूँ कि मुझे पता है कि यार पूछा जाएगा। तो कोया जनजाति जो है ये आपका आंध्र प्रदेश से संबंधित है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। आंध्र प्रदेश में एक और बताऊं, तंबाकू की खेती सबसे ज़्यादा होती है। ओवरऑल में तंबाकू की खेती जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। उत्तर प्रदेश में गन्ने की खेती सबसे ज़्यादा होती है, ये भी याद रखना। मध्य प्रदेश में दाल सबसे ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा सोयाबीन होता है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जंगल भी हैं, ये भी याद रखना। सोया प्रदेश भी बोला जाता है, सोया प्रदेश भी बोला जाता है मध्य प्रदेश को। ये सब चीज़ें छोटी छोटी याद रखनी है यार। और चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? सांख्य दर्शन के
प्रवर्तक कौन थे? देखो अब ये SI वाले भाई इसका जवाब करेंगे। आप अगर आप कॉन्स्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, आप घबराना मत, ये मेरी तरफ से आपके लिए फ्री हिट है। इसका जवाब जो है वो SI वाले करेंगे। तो यहाँ पे जो आपसे सांख्य दर्शन के प्रवर्तक पूछे गए हैं तो आप बता देंगे कपि मुनि, जो कि आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और राजा राम मोहन राय जी की समाधि स्थल कहाँ है, ये मैंने आपको कल बताया था। अगर आपको पता है तो आप मुझे बताइएगा कि भैया ब्रिस्टल में। ब्रिस्टल कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो वो भी आप बताएंगे भैया एवन नदी के किनारे। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। और मुझे ये बताओ, आज मेरी तबीयत सही नहीं है, मैं फिर भी कंटिन्यू क्लास करा रहा हूँ, मुझे आज चाय कौन पिलाएगा? देखो मेरे पास रुपए नहीं है आज, मुझे चाय कौन पिलाएगा कमेंट बॉक्स में बताएगा। देखो भाई कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर, जिसे लगता हो कि हाँ आज भैया को चाय पिलानी चाहिए, आज इन्हें फीवर आ रहा है, तबीयत सही नहीं है, गला भी बैठा बैठा है, तो सॉरी, तो मुझे यार चाय आप में से कौन पिलाएगा कमेंट बॉक्स में बताओगे। हालांकि पैसे मैं दे दूंगा, बस चाय आप ला के दे देना है। तो यहाँ पे दिया गया है PM मुद्रा योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो PM मुद्रा योजना का जो शुभारंभ है, देखो योजनाएं जो है ना ये भी इम्पोर्टेंट हैं यार। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो याद रखना 8 अप्रैल 2015, 8 अप्रैल 2015, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ये पता क्या है, ये है कि छोटे जो उद्योगपतियाँ हैं, छोटे उद्योग वाले लोग हैं, वो उन्हें क्या है ना 50,000 से लेके 10 लाख तक का, मतलब कि कम से लेके ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें लोन दिया जाएगा, ऐसे याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना कब शुरू हुआ? तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना कब शुरू हुआ? तो अगर आपको पता है तो आप बता देंगे कि भैया तुरंत 9 मई 2015, 9 मई 2015, ऑप्शन सी लगा देंगे अपना सही जवाब। और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न पे। सूखा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? सूखा रोग जो है वो किस विटामिन की कमी से होता है? तो आपको पता है क्या? अगर नहीं पता है तो आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जो सूखा रोग है ना ये विटामिन D की कमी से होता है। और देखो विटामिन D जो हमें है सूर्य से प्राप्त, हम कहते हैं कि हमें सूर्य से प्राप्त होती है। मैं कहता हूँ कि जब हम लोग खाना खाते हैं तो उसमें जो विटामिन D के सेल्स वगैरह जो भी होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर पहुँच जाते हैं, ऐसे समझिएगा, देसी भाषा, सिंपल भाषा में, कि हमारे अंदर पहुँच जाते हैं। फिर क्या होता है, जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है हमारी बॉडी पे तब वो एक्टिवेट होते हैं, वर्क करना स्टार्ट करते हैं। तो इसलिए सूर्य की रोशनी ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि विटामिन D जो है वो हम खाने के साथ में खा लेते हैं, ठीक है। अब विटामिन K अभी मैंने बताया था, खून का थक्का नहीं जमेगा। और विटामिन E जो है इसे ब्यूटी विटामिन भी, या फिर बोल सकते हैं कि बांझपन जो है वो विटामिन E की कमी से हो जाता है। किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? क्या आपको पता है? अगर पता है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अनुच्छेद 63 लगा दिया होगा, क्योंकि ऑप्शन बी में दिया गया। देखो, और अनुच्छेद 61 में महाभियोग की कार्रवाई जो है राष्ट्रपति जी पे की जाती है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 32 में दिया गया, मैं आपको रोज बताता हूँ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया है किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? तो ये भी यार इम्पोर्टेंट है। और देखो यार, अगर आप कांस्टेबल या से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, या आप IAS PCS UPSC कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब तक आप अपना 100% नहीं दोगे तब तक सफलता मिलनी बहुत मुश्किल है यार, सच में यार। और यहाँ पे आप इस प्रश्न का जवाब करिएगा, तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो आर्टिकल 256 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। और 368 क्या है, इसके तहत जो संविधान में संशोधन वगैरह होते हैं ना, रोज़ बताता हूँ। 370 कश्मीर को स्पेशल राज्य का जो दर्जा दे रखा था, विशेष राज्य का, जो वापस कर लिया गया, जो कि हटा दी गई है। तो याद रखना 370 अगर पूछ ले तो बता देना कि कश्मीर से संबंधित थी, और जो कि अब हटा दी गई है। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आप जवाब करिएगा। इसका यहाँ पे जो सही जवाब है वो आपका क्या हो जाएगा दोस्त? तो याद रखना यार, 4 दिसंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 दिसंबर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे 5 दिसंबर,
माफ़ी चाहता हूँ, यही होता है कि तबीयत सही नहीं होती ना, मतलब हमारी आंखें हमारे हाथ में, मेरी बॉडी सही काम कर रही है लेकिन मेरा दिमाग यही कह रहा है कि यार अब थक गया, रहने दो। और यहाँ पे देखो 4 दिसंबर को जो है ना, 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है, भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। और 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है और 8 अक्टूबर को वायु सेना दिवस मनाया जाता है। तो ये भी देखो याद रखना है छोटे छोटे। और 1 दिसंबर को आपका एड्स दिवस मनाया जाता है। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न पे। और यहाँ पे देखो ये आज आपके लिए यार SW है। और मैं आपको बता दूं कि जिन भाई बहनों ने मेरे अभी तक क्लास को यार लाइक नहीं किया है तो एक बार प्लीज़ यार भाई का सपोर्ट कर दीजिएगा, क्लास को यार लाइक वाला बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। कहते हैं कि सफलता एक दिन का हलवा नहीं है जो इतनी आसानी से मिल जाएगा, इसके लिए रात दिन जलना पड़ता है। सूर्य की तरह चमकना है तो सूर्य की तरह जलना पड़ेगा मेरे भाई, तो फिर आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। और मिलते हैं दोस्त हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रश्नों के साथ में। जय हिंद।